बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाती नजर आ रही है। 24 नवंबर की कॉल दे दी है इमरान खान साहब ने, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मसाइल कुछ और भी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उनकी एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने एक रिजर्वेशन या अपने खदशात की एक लिस्ट जो है वो हुकूमत के सामने रख दी कि हुकूमत किस जो कानून साजी के टाइम पर कमिटमेंट्स थे वो पूरे नहीं किए गए। कुछ जुडिशरी के बारे में उन्होंने बात की। एंड नॉट टू फॉरगेट, एक चीज प्लीज याद रखिएगा कि जब 26वीं आनी तरमीम आ रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ड्राइविंग सीट पर थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको और मुझे बार बार बताते रहे कि इस आईनी बेंच से या आईनी कोर्ट बनने से पेंडेंसी कम होगी। बट एट वंस आज स्टेटमेंट आती है कि जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं होती हालात बेहतर नहीं हो सकते। हम तो आपको बैठकर तब भी बताते रहे, तमाम लोग, पूरा मीडिया चीखता रहा कि जब तक लोअर कोर्ट्स में बेहतरी नहीं आती, तादाद जजेस की नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि 83% के करीब पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में थी। सुप्रीम कोर्ट एक थी, हाई कोर्ट्स थी, तो एट वंस आईनी बेंचेस से पेंडेंसी कैसे कम होगी, ये नुकता हम तब भी रेज करते रहे। लेकिन इवेंचुअली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज उस चीज को एडमिट किया कि जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं होती बेहतरी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने रिलेशनशिप अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी बात की, लेकिन चलिए वो भी लॉन्ग टर्म है। बट एट दिस मोमेंट जहां गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बढ़ते हुए प्रेशर का चैलेंज है कि जहां पर कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद को सील करने की गुफ्तगू हो रही है, चारों तरफ में खबरें बन रही हैं, वहीं पर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन भी सामने आ रही हैं। क्या इन डेज टू कम समहाउ पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट पीएमएलएन से वापस ले सकती है? इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह का एहसान जी। सर, डिफरेंसेस कुछ पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन से नजर तो आ रहे थे, पहले भी बिलावल साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन आज तो उन्होंने खुलाकर कह दिया कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान से एहतजाजन अलहदा हुए थे। ये डिफरेंसेस फर्दर बढ़ते हुए भी कोई इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है या कोई पैचअप की तरफ चीजें चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो है उसने एक मखसूस हालात में पीएमएलएन की सपोर्ट की थी और हम उनके कोalition पार्टनर नहीं थे। हम सिर्फ उनके जो है वो एक कॉन्फिडेंस इन सप्लाई पार्टनर्स थे, जो कि उस वक्त हम चाहते थे कि जी के सिस्टम चले और डीरेल ना हो। उस वक्त कुछ कमिटमेंट्स पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी जिसपे पीपल्स पार्टी डेफिनेटली नाराज है कि वो कमिटमेंट्स पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। और ये भी आज जो था पूरा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना ही कोई इंटरव्यू था। वो अपने मीडिया सेल जो है वो विजिट करने आए थे और मीडिया सेल में हमारे पास हमेशा जो है वो कुछ सहाफ़ी हज़रात मौजूद होते हैं जो कि आते रहते हैं, वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें उनकी होती हैं। तो 3-4 सहाफ़ी जो है उन्होंने उनको चेयरमैन साहब को मिल गया रास्ते पे, फिर उन्होंने 2-4 सवाल पूछे। तो एक इनफॉर्मल एक गपशप थी, कोई वो प्रॉपर कोई जैसे कहे कि जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं था। तो खैर उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस दिए कि हमें ये ग्रीवेंसेस है और वो ग्रीवेंसेस सर कौन से कमिटमेंट थे फेडरल गवर्नमेंट के जो फुलफिल नहीं कर रही पीएमएलएन? देखिए बहुत सारी चीजें। पहला ये कंडीशन थी कि जो पीएसडीपी थी जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी थी उस हमें हमारा भी राय शामिल होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोटर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं और हम भी चाहते हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम इस तरह की दी जाती हैं या जो सूबों के शहर हैं, जो सूबों में जो स्कीम्स हैं उसमें जो हमारी जो भी कोई हम अपनी तरफ से नई चीज नहीं लेके आ रहे, लेकिन जो हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी उनको पूरा किया। शर्जील साहब, बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की रिहाई कोई पास दिखाई दे रही है आपको? देखिए जी, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन सर सीनियर सियासतदान है, सियासत में रुख तो बदलते देख रहे होंगे हवाओं के। मुझे थोड़ा अभी तक थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है। अभी विजिबिलिटी नहीं है सर। ये एक और स्टेटमेंट आज ही की जो बिलावल साहब की बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट थी कि कुछ जजेस बेंच से सियासत करते हैं और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी बार बार सिंध के साथ तफरीक का सलूक रखा गया है। क्या उन्हीं को इस तरह सिंध से भी जजेस आनी चाहिए कि जो बेंच से सियासत करें? क्या बिलावल साहब ये चाहते हैं एट दिस मोमेंट? नहीं, जो सिंध की बात है थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में है जी। पता है कि जी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ कैनाल्स वगैरह बना रही है और उस पीपल्स पार्टी का स्टांस यही है कि सिंध गवर्नमेंट को उस पर रिजर्वेशन हैं, जो कि हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे इसको रेज किया है। तो सिंध गवर्नमेंट के रिजर्वेशन को सुना जाए, सिंध गवर्नमेंट के जो एतराज़ात हैं उनको देखा जाए और फिर बात करें कि जी आप सही हैं या हम सही हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए कि आप मतलब अपनी तरफ से सारे फैसले करते जाएं और आप समझें कि जी दूसरी पार्टी जो है वो ऐसे ही बैठी रहेगी। ऐसे नहीं बैठी रहेगी। आपकी अलग पॉलिटिक्स है, हमारी अलग पॉलिटिक्स है। सो बेसिकली सारे ग्रीवेंसेस जो हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट तक पहुंचाए गए हैं। कोई भी ग्रीवेंस ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी एट सम पॉइंट कहेगी जी गवर्नमेंट से हम अलग हो रहे हैं, मतलब जो हमारी सपोर्ट इनको हासिल है वी आर टेकिंग बैक दैट सपोर्ट, तो चीजें उस ट्रैक पे नहीं है। देखिए जी, हमने ये सारे ग्रीवेंसेस मुख्तलिफ औकात में पहुंचाए भी हैं। ओके गवर्नमेंट तक बातें ये की गई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर जो भी PMLN के करता धरता है उन तक हमने तफसीलात पहुंचाए हैं कि जी हमें ये रिजर्वेशंस हैं, इनको एड्रेस किया जाए। सर एक और ये हमारी आईटी इंडस्ट्री और ज़राअत, बैकबोन ज़राअत तो खैर स्पेशली पाकिस्तान की बैकबोन कंसीडर की जाती है। बिलावल साहब ने इसके बारे में बात की गई है। गवर्नमेंट में एट एनी पॉइंट डिस्कशन नहीं होती जब ये पॉलिसीज बना रही PMLN, कहीं पे पीपल्स पार्टी को लूप में नहीं ले रही? बिल्कुल यही हमारी शिकायत है कि PMLN जो है वो आइसोलेशन में फैसले करती है और फिर फैसले जो है उनको कभी कभी उनको खुद ही समझ में नहीं आते कि ये फैसलों का मकसद क्या है। तो सर एक दफा ऑफर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी आई ना कि हमारे दोस्त हमारे इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए, काबीना का हिस्सा बन जाए। नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी खुद को जरा मजीद यूजफुल करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कैबिनेट का हिस्सा बन जाए? देखिए इशू ये नहीं है मेरे भाई, इशू ये नहीं कि हमें वजारतें चाहिए, इशू ये नहीं है कि हमें ओहदे चाहिए। इशू ये है हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो पब्लिक के लिए मांग रहे हैं। हम वो चीज़ें मांग रहे हैं जो आवाम के लिए चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि आवाम के साथ ज़रा हम तो एक मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं ना, तो हम लोग तो हमारी तो ये है कि जी जो पब्लिक ने हमें वहाँ पहुँचाया, जो उनके लिए जो चीज़ बेहतर है वो चीज़ें पूरी की जाए। ये नहीं आप आइसोलेशन में अपनी मर्जी से बादशाह सलामत बनकर आप हुकूमत करो और हम लोग जो है बैठकर वो देखते रह जाए, ऐसा नहीं होगा ना। सर 26वीं आईनी तरमीम पे भी हमें यही बताया गया था कि ये अवाम की बेहतरी के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए होगी। बिलावल साहब बड़ी एडवोकेसी करते रहे, बहुत वकालत करते रहे 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, लेकिन एट वंस हमने देखा कि बेंच भी बन गया, बट इवन देन पेंडेंसी भी कम नहीं हो रही। और आज फाइनली उनकी अपनी स्टेटमेंट आ गई कि जब तक लोअर जुडिशरी जो है, लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं लाई जाती, मामलात बेहतर नहीं हो सकते। जाहिर है जी, शुरू से उसका क्रक्स ही यही है कि हर जगह आपने बेहतरी लेके आनी है। तो आईनी बेंचेस सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होंगे, लोअर कोर्ट्स में नीचे तक तो आईनी बेंचेस नहीं ना जाएंगे? नहीं तो हाई कोर्ट तक तो आए ना, हम जो कह ही रहे हैं कि हाई कोर्ट तक जो आए तो उसका पूरा जो उसका लेटर ऑफ स्प्रिट है वो उस पर पूरा किया जाए। डू यू स्टिल बिलीव दैट के हाई कोर्ट्स में अगर आईनी बेंचेस बन जाते हैं तो भी पेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी और इंसाफ फराहम जल्दी हो जाएगा लोगों को? डेफिनेटली सर लाखों की 83% के करीब पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में है, नॉट हाई कोर्ट्स, नॉट सुप्रीम कोर्ट। आई नो, लेकिन आप लोअर कोर्ट्स में भी है, लेकिन आपने अगर ये सारी आपने चीजें ठीक करनी पड़ेगी। आपने लोअर कोर्ट्स की तादाद बढ़ानी होगी, आपने लोगों को जो है वो रिलीफ देना होगा। सिर्फ कुछ शख्सियात के लिए लॉ पास नहीं हुए थे, लॉ पास इसलिए हुए हैं कि जी आपने पब्लिक को जो रोज हम और आप तो बड़े आराम से बात करते हैं ना, उन लोगों से पूछें जो बेचारे एक शहर से दूसरे शहर तक धक्के खा के मुख्तलिफ जगहों पर अदालत में आते हैं, अपने जूते जो है उन्होंने अपने घिसकाए होते हैं और उसके बाद भी उनको जो है सालों साल जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। शर्जील साहब थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, शर्जील इनाम मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। वो तमाम ग्रीवेंसेस जिनकी आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, आपके और मेरे सामने भी तमाम ग्रीवेंसेस आए हैं, उन पे हमने उनसे डिटेल्ड बात की है और उनका जवाब आप तक पहुंचाया है। रीज़न बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये खलीज पीपल्स पार्टी और PMLN की कुछ दिनों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, बट आज शर्जील इनाम मेमन साहब सेड नथिंग टू वरी अबाउट। हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारे रिजर्वेशंस हैं, हम वो तमाम रिजर्वेशंस गवर्नमेंट तक टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज भी क्लेमेंट है कि हमारे पास आईनी ओहदे हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। बीच में दो दफा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो भी इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर चुके हैं कि हमारे दोस्त या हमारे जो इखलाकी तौर के ऊपर जिन्होंने हमें सपोर्ट फराहम की, लाइक पीपल्स पार्टी, वो भी काबीना का हिस्सा बने। बट अभी पीपल्स पार्टी का कहना यह है, शर्जील इनाम मेमन साहब का कहना यह है कि हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए, हम कोई गवर्नमेंट में या काबीना में हिस्सा नहीं चाहते, हम एक मैंडेट लेकर बैठे हैं और उसी मैंडेट की वजह से हम बार बार वो तमाम चीज़ें जो हमारे अवाम की रिजर्वेशंस हैं, हमारे वोटर सपोर्टर की रिजर्वेशंस हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? सर खबरें हैं और आपकी पार्टी के कुछ लोगों से बात भी करें तो कुछ कंफ्यूजन के फैक्टर्स मिल रहे हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर शायद आपकी पार्टी अभी रेडी नहीं है। पीटीआई में कब जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कंफ्यूजन नहीं होती है। ओके। लेकिन जब इमरान खान एक रास्ता दिखा देते हैं
तो फिर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन लेकिन ये कि उनके रास्ते को इंशाल्लाह कामयाब करने का तरीका निकालें। कोई प्रिपरेशन है, कोई लाया अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए बिल्कुल है, लेकिन जरा हकीकत पे मबनी गुफ्तगू करते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर इस मुल्क में आईन होता, कानून होता, फंडामेंटल राइट्स होते, और ये जो निजाम है, मैं हुकूमत नहीं कहूंगा, ये जो गैर कानूनी निजाम इस मुल्क को हाईजैक करके बैठा है, अगर ये सिर्फ पाकिस्तान की बुनियादी कानून का एहतराम करता जी, तो आप देखते कि लाखों शायद करोड़ों लोग एक्चुअली निकलते, क्योंकि किसी को 2024 में ये पाकिस्तान नहीं जो है वो चाहिए, दैट इज बीइंग शव्ड डाउन आवर थ्रोट्स। तैमूर साहब, सवाल रियलिस्टिकली बात करें तो आई थिंक लोगों को निकलने की जरूरत ही ना होती, बिकॉज 8 फरवरी को लोगों ने तो अपना पलड़ा जिस तरफ डालना था वेट डाल दिया था ना। बिल्कुल, और ऐसे हालात में डाल दिया था कि कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्री पोल रिगिंग और प्री पोल इंजीनियरिंग कह रही है कि आप दाएं जाओ, और अवाम है कहते हैं नहीं, हम आपकी हर कोशिश के बावजूद बाएं जाएंगे। अब ये पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे कानून आइन की नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर जुडिशरी में कोई दम था तो वो 26वीं आईनी तरमीम ने खत्म कर दिया। अगर तब भी आप कह दें कि कोई अदलिया इंसाफ पे मबनी फैसला कर दे, तो हुकूमत ने एक नई रिवायत शुरू कर दी कि जी हमने अदालत की फैसले को मानना नहीं है। इसमें एक में जो है हुकूमत में, उनके इत्तेहादियों में और उनके पीछे जो जो बैठा है, एक मैं उन्हें दुनिया का असूल बता दूं, जब आप प्रेशर को रिलीज करने का हर रास्ता जो है वो बंद कर देते हैं, तो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढता है। मेरे से कल परसों से बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि एहतजाज का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा बहुत से ऑप्शंस थे, अदालतें थी वो आपने खत्म कर दी, कानून पे अमल दरामद थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम था वो आपने चलने नहीं दिए, खान साहब को सिर्फ इंसाफ देना था। वो आपके यानी स्टेट के जो स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर्स हैं वो खुद कहते हैं कि इमरान खान जेल में, अभी उनके लिए माफी नहीं है, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कुव्वतें हैं उन्होंने फैसला किया है कि अभी इमरान खान को माफ नहीं करना। तो आपने तो अवाम के लिए दो ही ऑप्शंस जो है वो छोड़ दिए ना, या प्रोटेस्ट और सरेंडर। हाँ, आइदर कॉन्टेस्ट भी मैं नहीं कहूँ, आप दुनिया की तारीख देख ले। आई होप मैं हर पाकिस्तानी बाशिंदे को ये कहूंगा कि रहे पुरअमन, जो कहता है कि पुरअमन एहतजाज नहीं करना या पुरअमन प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं लीड करनी, वो हुकूमत के ट्रैप में प्ले कर रहा है। ये कल वो कहेंगे कि जी पीटीआई ने जो है वो कोई गैर कानूनी काम करना था। आपका सड़क पे निकलना, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, पेशावर में हो, और इसके लिए आवाज उठाना कि हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहिए, इससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज हो नहीं सकती। वही हमारी फाइनल कॉल है, वही इमरान खान की फाइनल कॉल है, और इंशाअल्लाह जब ये कामयाब होगा, और इसके कामयाब होने के अलावा कोई और नतीजा हो ही नहीं सकता। तैमूर साहब, आर यू पॉजिटिव कि इस एहतजाज से पहले कोई ना कोई एंगेजमेंट पॉसिबल है हुकूमत की तरफ से, या पावरफुल क्वार्टर्स की जानिब से तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, क्यों हम 24 तक जाएं, क्यों हम पाकिस्तानी को पाकिस्तानी के सामने जो है वो खड़ा करें, क्यों हम ये ना समझें जो आप हमें भाषण देते हैं कि इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान, यू आर नॉट पाकिस्तान आइदर। पाकिस्तान ये मुल्क है, इस मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं, इस मुल्क का आईनी निजाम है। अगर वो है तो आईने में देख लें और बता दें कि जो 8 फरवरी के बाद निजाम यहां पे बैठा है वो जायज है। ये बता दें कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके बाद चीफ जस्टिस के पास एक जो है वो क्या कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज से कम पावर है,
लेकिन आईनी बेंच के पास तो है ना, अमीनुद्दीन साहब के पास तो पास है ना। पर यही मुझे बता देना, अमीनुद्दीन साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होते हैं मातहत एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। हमारे सियासतदान उस चीफ जस्टिस को सीनियरिटी में तीसरे होने के बावजूद तीसरे होने के बावजूद चीफ जस्टिस तो बना देते हैं, लेकिन उन्हें आईनी मुकदमे सुनने का हक नहीं देते। यप। ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपके ख्याल में ये 24 करोड़ अवाम जो है वो नहीं समझ रही? Just to add to this argument, अगर आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने भी कहा जी कि जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में इस्लाहात लाए बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। एंड दैट इज व्हाट एवरीबडी सेड 26वीं आईनी तरमीम से पहले कि जी आप आईनी बेंच या आईनी अदालत से पहले नीचे देखिए, पेंडेंसी नीचे 83% है, उसके बाद हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी है और फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है। तो अगर आप वाकई जुडिशरी को बेहतर करना चाहते हैं तो नीचे से काम स्टार्ट कीजिए। और इवेंचुअली आज बिलावल साहब ने वही कहा कि जी लोअर जुडिशरी के अंदर इस्लाहात लानी होंगी। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि जो बिलावल भुट्टो का और पीपल्स पार्टी का किरदार रहा है जी इस मार्शल लॉ प्लस में, और इसको मैं मार्शल लॉ प्लस इसलिए कहता हूं कि मार्शल लॉ हम उस हुकूमत को कहते हैं जिसमें जो है वो एक ऑटोक्रेटिक निजाम, जिसमें जो जमहूरी मैंडेट हो वो ना उसकी जो है वो हुक्मरानी ना। और कम से कम अगर आप मुशर्रफ का मार्शल लॉ देख लें तो वो तो यार मुझे अच्छी तरह याद है, यूनिवर्सिटी में हम थे जब उसने टेक ओवर किया था। अगले दिन जो है कम से कम 99.99% पाकिस्तानियों के लिए तो उस मुल्क में कोई फर्क नहीं आया इन टर्म्स ऑफ कि जो उनको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन आज तो जो है ना मीडिया कुछ कह सकता है उस वक्त, बल्कि मीडिया को उसने आजाद कर दिया था। हाँ जी, प्राइवेट चैनल एट दैट टाइम आए थे। ना पीटीआई को छोड़े, जो वो हिस्से हैं हमारे फेडरेशन के बलोचिस्तान में, फाटा में, जिनके गिले हैं, शायद उनकी एक आध बात आपको या मुझे पसंद ना हो, लेकिन स्टेट का काम है कि उनको अपने करीब ले आए। पूरे मुल्क में एक कानून है जबरी गुमशुदियों का। तो मुझे ये बता दें कि इस पाकिस्तान में कौन जो है वो इन्वेस्ट करेगा, कौन एतमाद करेगा, और उसका रिजल्ट आपने हमारे मुआशी हालत में देख लिया कि 2 साल बात ये हुई है कि ये हम कर रहे हैं और हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है मईशत। उसमें तो आप पूरी तरह फेल हो गए कि पाकिस्तान पे मईशत का जो कॉन्फिडेंस का टेस्ट था वो थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन। और एक जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी कंपनी, वाइड कंपनी थी जिसने आखिर में उसके लिए बिड किया, वो भी 85 अरब का मिनिमम प्राइस था, 10 अरब की उन्होंने बोली लगाई और उसमें कहा कि 8 अरब के प्लॉट्स ले लें। तैमूर साहब, इसमें यह फरमाइएगा कि पंजाब से आपको भी कोई रिजर्वेशन है कि पंजाब प्रोटेस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की कॉल पे पंजाब उस तरह नहीं निकलता जैसे केपी को निकलना पड़ता है? आपको भी ये रिजर्वेशन है? क्योंकि काफी लोग ये बात करते दिखाई देते हैं पीटीआई के। नहीं, ये बात सरासर ज्यादती है। और जो पीटीआई में अंदर डिविजन्स पर्दे के पीछे या फिर मीडिया पे आके जो है वो इस वक्त बो रहा है, तकसीम बो रहा है, वो इमरान खान के साथ भी ज्यादती कर रहा है, और वो जो है वो ये जो हमें एक मौका मिला है पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने के लिए, वो उस मौके के साथ भी ज्यादती कर रहा है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं फिलहाल हमारे आम वर्कर के लिए कि उसको कितनी आजादी है निकलने के लिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लें हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा से बाहर तो ये है कि उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, असद कैसर और शायद एक 5वां बंदा था जो अडियाला जेल के बाहर, अहमद बच्चर साहब, हाँ, जो आपके पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया कि आप दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी अगली बार पुलिस चाहे तो शहबाज शरीफ के कैबिनेट मीटिंग के अंदर जाए कि जी यहाँ पे दफा 144 लगी है, आप लोग अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, आप तो 4 से ज्यादा लोग हैं।
तो मतलब बेसिकली हम पाकिस्तानियों झगड़ा को साहब, इस मुल्क में ये पॉसिबल भी है वैसे, कि इस मुल्क में ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है इस मुल्क में वैसे ये, इसलिए तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेता ना, that's true, इसलिए तो आपकी वो स्टैंडिंग नहीं होती जो एक 25 करोड़ लोगों की न्यूक्लियर पावर की होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी करता हूं पाकिस्तान की दुनिया में स्टैंडिंग, हमारी इकोनॉमिक कुवत, हमारी डिफेंस, हमारी अखलाकी कुवत, हर एक चीज से ज्यादा इस चीज से जुड़े हुए हैं कि जो कानून, जो आइन पे हमने दस्तखत किया है 1973 का जो आइन जी, कि वो उसकी इंप्लीमेंटेशन आपके लिए, मेरे लिए, सियासतदान के लिए, जनरल के लिए, जज के लिए, सबके लिए एक जैसी हो। आप देख लें कि विद इन 2-3 इयर्स इस मुल्क की सिर्फ कैसे नहीं चेंज हो। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाजरीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक दो चीजें नॉट टू मतलब बहुत बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अच्छी खासी बहस आजकल छिड़ी हुई है कि अगर पंजाब नहीं निकलेगा तो खैबर पख्तूनख्वा अकेले के ऊपर 24 नवंबर का प्रेशर आता है। माजी के प्रोटेस्ट में भी उन्हीं का प्रेशर आता रहा एंड दैट वाज द रीजन कि शायद मतलूबा नताइज नहीं हासिल हो सके। एक फवाद चौधरी साहब भी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि कोई भी इनकलाब या कोई भी एहतजाज पंजाब से जब उठेगा तो वो कामयाब होगा। बट तैमूर सलीम झगड़ा साहब डजंट एग्री, वो उससे मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हालात में इस कदर फर्क है कि जनाब आप देख लीजिए, पंजाब में तो आपका अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली का, सेनेट का, पंजाब असेंबली का 144 की खिलाफ वर्जी का कहकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है नियमी। और ऑन लाइटर नोट उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुमकिनात में से है कि कल को शहबाज शरीफ साहब की काबीना का इजलास हो रहा हो और 144 की खिलाफ वर्जी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी कहकर पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर ले। एनीवेज, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ इत्तलात आज भी आ रही, जिस तरह मैंने पहले सेगमेंट में बात की कि इस्लामाबाद को सील करने के लिए कंटेनर्स, बट एट द सेम टाइम लीगल साइड के ऊपर भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि तोशाखाना 1 नाब ने केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी हुई है। आईनी बेंचेस ने प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर दिया। आज पहला दिन था, तकरीबन कोई 18 के करीब गालिबन आज दरखास्तें सुनी आईनी बेंच ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे जब डिफरेंट महाजों के ऊपर एट वंस लड़ रही है, कैसे कॉम्बेट करेगी, कैसे इससे वे आउट निकालेगी, इसी सारी सिचुएशन पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर माहिर कानून जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का फजल सर 26 में आनी तरमीम जब लाई जा रही थी, आपको और मुझे बताया गया कि इससे पेंडेंसी कम होगी। आज 4 रेगुलर बेंचेस नहीं बन सके थे आईनी बेंच की वजह से। सर इस तरह पेंडेंसी कम होगी? जी देखें, पता नहीं आपको याद है मेरी स्पीच सेनेट में मैंने यही कहा था कि लाना तो ये चाह रहे हैं या कह ये रहे हैं कि 26वीं तरमीम हम ला रहे हैं, पेंडेंसी कम करने की, जो ताखीर है केसों की, केसेस खत्म करने के लिए हम लेके आ रहे हैं। लेकिन मैंने उससे भी कहा था कि इससे बल्कि पेंडेंसी बढ़ेगी, ताखीर बढ़ेगी, डिले ज्यादा होगा। और वही हम देख रहे हैं। आप देखेंगे, अब सबसे पहली आपको मिसाल देता हूं कि हर केस में अब ये एक बहस हुआ करेगी कि जनाब ये केस जो है ये बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बेंच के पास जाना है या ये आम अदालत में जाना है। और फिर वो उस बहस के ऊपर जो फैसला करेगी बेंच, उसके खिलाफ रिव्यू या अपील होगी। और फिर वो जब फाइनल फैसला होगा, फिर ये केस की बेंच के सामने समाअत होगी, जो भी रेलेवेंट बेंच है। तो ये एक तरह से 2 स्टेप्स मजीद बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मेरी नजर में ताखीर होगी। और ये डिले का मामला 6-7 महीने, साल तक चलता रहेगा। जब ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी फिर ही जाके ये हल होगा। तो ये डिलेज तो मुझे नजर आ रहे हैं कि मजीद होंगे अभी इस तरमीम की वजह से। तो ये मकसद इस तरमीम का डिले कम करना नहीं था, वो तो एक बहाना था। मेरी नजर में ये मकसद इसका यही था कि हम पहला मकसद तो ये था कि हम नया आईनी बेंच बना लें, लेकिन वो चूंकि नहीं बना सके तो फिर उन्होंने इसके ऊपर समझौता किया कि हम एक आईनी नई अदालत के बजाय हम आईनी बेंच इन्हीं जजों का बनाएं। तो एक तरह से उससे उस वाले सिचुएशन से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कमेटी के जरिए कि कौन सा बेंच में कौन सा जज बैठेगा। ये एक कंट्रोल करने की कोशिश थी। लेकिन जिस तरह मैं
कहता हूं हमेशा कि ये कंट्रोल जो है इस तरह नहीं होती अदालतें, और आप वक्त दिखाएगा आपको कि इस अमेंडमेंट से भी अल्टीमेटली कोई फर्क अदालतें नहीं तो पड़ना। कंट्रोल होती है, यानी वो तो हम विल सी इन द फ्यूचर। लेकिन हामिद खान साहब, आप ही की सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, आप ही के लीगल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है। हामिद खान साहब हमें बार बार बताते रहे कि प्रोटेस्ट होंगे, वकला बरादरी खड़ी होगी, इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। आईनी तरमीम हो भी गई, आईनी बेंच बन भी गया, आईनी बेंच ने काम का आगाज भी कर दिया। वकला का एहतजाज कहाँ रह गया सर? जी देखें, पहली बात तो ये है कि इस किस्म के मामलात में एकदम एहतजाज नहीं होता। एहतजाज एक तरह से डेवलप किया जाता है, और वकला की जब भी हमने देखा है तंजीम, हम जब भी हुआ है किसी किस्म का वकला का कोई भी प्रोटेस्ट, तो वो एक दम से नहीं होता, वो एक उसको एक तरह से डेवलप किया जाता है और लोग फिर उसको ज्वाइन करते हैं। तो अभी जरूरी नहीं है कि आप एकदम इसको हाँ या ना में जवाब दे दें कि सक्सेसफुल हुआ है, कामयाब हुआ है उनका ये एजेंडा या नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि मेरी नजर में, अगर आप मेरे से जाती सवाल पूछें, तो मेरी नजर में चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, यानी बेंचेस भी काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है, और ये जो 26वीं अमेंडमेंट है ये इम्प्लीमेंट हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी एकदम आप कोई किसी किस्म का एक इनकलाब देखेंगे वकला में। अभी हम देखेंगे ज्यादातर वकील के ये किस तरह का प्रोसेस चल सकता है या नहीं चल सकता, और अगर ये आगे जाके ये फैसला हुआ कि ये बिल्कुल नाकाम है तो फिर आप प्रोटेस्ट देखेंगे। अभी एकदम से मेरी नजर में आपको नहीं किसी किस्म का एहतजाज, एक यूनानिमस एहतजाज नजर आएगा। बहुत सारे वकील हैं जो कि ऑब्वियसली अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि मैस मूवमेंट हो। अच्छा, मेरे सब मखसूस नशिस्तों वाला मामला, पाकिस्तान की सियासत एक टाइम के ऊपर मुकम्मल उसके गिर्द रिवॉल्व करती रही है, अभी तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। रिव्यू उसका अब आईनी बेंच सुनेगा, फुल कोर्ट सुनेगा, ये सवाल आई एम श्योर कि बार बार आपसे हुआ होगा, लेकिन अब आईनी बेंच बनने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी आपके नजदीक क्लियर हो गई होगी। जी देखें, मेरी नजर में बात तो अजीबोगरीब लगती है कि एक रिजर्व सीट का फैसला 13 जजेस ने किया, एक जजमेंट दे दी, या टोटल 15 जजेस थे उसमें बैठे हुए, और उसका अब जो रिव्यू है या उसका ऊपर जो फैसला है वो 5 जजेस करेंगे, आईनी जजेस। तो ये लगती तो बड़ी अजीब बात है, और ये अभाम था और है और रहेगा। लेकिन जो अब लगता यही है कि चूंकि आईन में तब्दीली आ गई और एक आईनी बेंच बन गया और वो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया, तो लगता यही है कि ये अब जो बड़ा फैसला है वो छोटे कम जजेस, यानी ज्यादा तादाद के जजेस का फैसला कम जजेस एक आईनी बेंच की सूरत में बैठ के करेंगे। तो ये तारीख में तो इसको अजीबोगरीब समझा जाएगा, लेकिन लगता यही है कि ये होने जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाला बेंच और इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, अगर कल को लग जाती हैं तो वो कौन सुनेगा? जी देखें, अब यही एक सवाल मेरे ख्याल है जस्टिस आयशा ने भी उठाया है 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि ये मेजर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि इस चीज का फैसला कि केस किस बेंच के पास लगेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच के सरबराह जो हैं वो फैसला कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे जाके ये भी एक इशू हो जिसको सुप्रीम कोर्ट को आज खुद फैसला करना हो इसके ऊपर। तो ये कंफ्यूजन्स तो हैं, और फिर से कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है किसी किस्म का डेवलप होता हुआ। इसके लिए इससे तो बजाय यही लगता है कि फिर 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, जो नकायस रह गए हैं, जो इबाम रह गए हैं, उनको क्लियर करने के लिए फिर हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम भी गालबन लानी पड़ेगी। जी मुझे तो यकीन है कि ये जो बहुत सारे अब मसाइल जो हमने पहले पॉइंट आउट किए थे, हमने पहले इसकी निशानदेही की थी, और अब वो नजर आ रहे हैं मसाइल, तो उसको इन सारे मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए एक 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी। देखिए, मेरी नजर में बड़ा वाजे पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट का काम होता है आईनी तरमीम करना, अदालत ने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। अदालत का
आइन में तब्दील करना या उसको मानना या ना मानने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत तो वही करेगी जो पार्लियामेंट कहेगा या पार्लियामेंट जो तरमीम लाएगा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर होती है कि वो ऐसी आईनी तरमीम करे जो कि कौम के फायदे में हो और जुडिशरी को मजबूत करे और कानून की जो रूल ऑफ लॉ है उसको बेहतर करे। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि ये होता नहीं रहा और उसकी वजह से नुकसान जो है वो पार्लियामेंट को होता है और पार्लियामेंट की वजह से जो पार्लियामेंट की जब साख नीचे जाती है तो फिर जमहूरियत को नुकसान होता है। ये एक हमें समझने की बात है और ये मैं समझाता रहता हूं और बात करता रहता हूं इसको सेनेट के फ्लोर पे, लेकिन बदकिस्मती से बुलडोज होती हैं कानून भी और अब आइन भी बुलडोज होना शुरू हो गया। सर एक इररिलेवेंट सा सवाल है लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा। एक दो दिन पहले शिबली फराज साहब ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली को अडयाला जेल के बाहर से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था। जब वो खबर आप तक पहुंची, हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम? देखें उस वक्त तो मैं तो ये कहूंगा कि कितनी देखें बेवकूफी वाली बात है। आप ये क्यों हरकत कर रहे हैं? आपको पता है कि वो लीडर्स हैं, वो आज कानूनी तौर पे मिलने आए हैं अपने लीडर से और वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे और आपको ये भी पता है कि आपने उनको 15 मिनट के लिए सिर्फ पकड़ा है और छोड़ दिया है, लेकिन बदनामी आपने मोल ली। आपको सारे लोग हंस भी रहे हैं, अफसोस भी होता है कि ये क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो ये इसका फायदा क्या हुआ? फायदा तो हमें तो फायदा हुआ ही हुआ, हमने तो एक और पॉइंट स्कोरिंग हमें मिल गई पीटीआई को, लेकिन जो हुकूमत में है और जो करने वाले हैं उनको क्या फायदा हुआ? वो तो पूरी दुनिया उन पे हंस रही है। इसको कहते हैं लाफिंग स्टॉक बन गया आप पूरी दुनिया के। तो लोग क्यों ऐसी हरकत करते हैं? इस पे मेरा ख्याल है मेरा रिएक्शन पहले सबसे ये था कि मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ और मुझे पता था कि 15 मिनट बाद उन्होंने छोड़ देना है, लेकिन जरूरत क्या थी ये काम करने की? अच्छा सेनेटर साहब, आज कुछ खबरें आ रही हैं, वी ऑल नो दैट के इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है और फाइनल कॉल, द लास्ट कॉल, इसको डिफरेंट बैंडिंग की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। आर यू अवेयर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ इसमें इख्तलाफात हैं कि 24 नवंबर शायद हमने बहुत अर्ली कॉल दे दी है, कुछ रिजर्वेशन हैं कुछ लीडरान की आपकी जमात के? जी देखिए, मैं कल अडयाला में था जब ये इमरान खान साहब ने रिजॉल्व किया था और अनाउंस किया था कि हमने 24 को करनी है और उनको ये मालूम था कि शायद इसके ऊपर कुछ लोगों के खदशात होंगे, अपनी रिजर्वेशंस होंगी, जो कि एक जायज बात है क्योंकि हर पार्टी में लीडर्स होते हैं और हर पार्टी में जो लीडरशिप है वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखती है, उनके अपने अपने अंदाजे हैं और इजहार ख्याल भी करते हैं। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद भी यकीनी तौर पे कुछ लोगों ने इजहार ख्याल किया कि नहीं, इसको हमें डेट को पोस्टपोन करना चाहिए, डिले करना चाहिए। लेकिन जब एक बार इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये फाइनल कॉल है, तो उसके बाद ये जितने इजहार ख्याल थे वो अब खत्म हो गए और अब एक फैसला यही है कि जो कॉल है उसके मुताबिक अब यकजा होके इसको कामयाब बनाना है। कोर कमेटी में या बाकी कहीं पर यह डिस्कशन हुई है कि क्या इमरान खान साहब को एक बार फिर से कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि चंद दिन और दे दीजिए, कोई तंजीम साजी पंजाब में और कहीं पर अभी चल रही है तो उसके बाद की कॉल दे दी जाए? जी देखिए, मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये डिस्कशन जरूर हुई है और ये कहा भी गया है, लेकिन फिर फाइनली फैसला यही किया गया है कि नहीं, ये अब कॉल अब दे दी है तो अब इसमें मजीद कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि कुछ एहतजाज जो हुए उनमें कुछ कंफ्यूजन थी और वो कंफ्यूजन की वजह से वो फिर आगे एक तसलसल नहीं चल सका एहतजाज का। तो इसलिए इस बार फैसला यही है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये कल जब फैसला किया तो उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी और वो शायद इसी वजह से उसकी हिकमत अमली यही थी कि इसके बाद कोई अभाम ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई मजीद इसमें कोई डिस्कशन ना जरूरत पड़े। सेनेटर साहब, जब इसी एहतजाज को आपकी 24 नवंबर वाली कॉल को थोड़ा सा बड़े कैनवस पे देखते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब है, आप लोगों की नुमाइंदगी भी है, आपके पास बहुत सीटें हैं पंजाब असेंबली के अंदर, लेकिन पंजाब की लीडरशिप जो है वो ज़्यादातर जेलों में है या वो केपीके में रोपोश है। कैसे पंजाब को आप एंगेज करेंगे, कैसे पंजाब के लोग निकलेंगे 24 नवंबर को? देखें, ये जो
एक्चुअली जो पीटीआई की जो मेन लीडर हैं और जो मेरा ख्याल है कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो सोल लीडर हैं एक तरह से, वो है इमरान खान साहब, और उनकी कॉल पे ही अब लोग निकलेंगे। मेरा ख्याल है कोई बाकी जो लीडरशिप है वो रेलेवेंट इतनी नहीं रही। अब लोगों का निकालने का, इसीलिए खान साहब ने लोगों को डायरेक्टली एड्रेस किया है। लीडरशिप तो अपनी है ही, लेकिन लोग लीडरशिप को सुनने के लिए नहीं आएंगे। अब लोग अपने हुकूक के लिए आएंगे, अपने लिए आएंगे, अपने मुल्क की खातिर आएंगे। सेनेटर साहब, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन प्लस अ बैरिस्टर ऑफ कोर्स, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई एंगेजमेंट 24 नवंबर से पहले के मामलात को रोकने के लिए, इस एहतजाज को रोकने के लिए, आप खुद से एक्सपेक्ट एज अ पर्सन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को एंगेजमेंट करनी चाहिए पीटीआई के साथ? मेरे ख्याल से जी जो दरवाजा है बातचीत का, वो तो हर वक्त खुला होना चाहिए, दोनों साइड से, हर साइड से। और उसके हमने देखा है कि जब हमने थोड़ा सा दरवाजा खोला था तो वो जो आईनी तरमीम ला रहे थे 26वीं, जो बहुत सख्त किस्म की तरमीम थी, उसको कम से कम हमने जेयूआई के साथ बातचीत करके और एक डायलॉग करके हमने उसको काफी कम करा दिया था और एक एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आए थे। तो वो डायलॉग का ही फायदा हुआ था ना। तो डायलॉग जो है मेरी नजर में हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि दो बहुत अहम चीजें हैं, और वो ये है कि जो फरीक हैं उस बातचीत के लिए उनमें एतमाद हो, और एतमाद के लिए जरूरी है कि हर काम में शफाफियत हो। मैंने ये देखा कि ये ना एतमाद है ना शफाफियत है। लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को जेल में रखा हुआ है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, हर कोई इंट्रीग कर रहा है एक दूसरे को। एतमाद पैदा तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो दुश्मनियां पैदा हुई हुई हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी बातचीत का दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर कोई बातचीत करे और इस मामले को रिजॉल्व करना चाहे तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, रिजॉल्व होना चाहिए। सोल्यूशन कौम भी ढूंढ रही है कि एक किस्म की हम आगे की तरफ देखें बजाय पीछे लड़ते रहें, और एहतजाज का मकसद भी ये होता है। So you support के पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए, तहरीक इंसाफ को एंगेजमेंट करनी चाहिए? जी, अगर एतमाद की अगर आप शफाफियत पहले पैदा करेंगे और एतमाद पैदा करेंगे तो क्यों नहीं बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अगर आप कोई वाकई हल इसका ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई एतमाद भी हो या शफाफियत भी हो मामले में, इसलिए कोई बातचीत का माहौल नहीं नजर आता। लेकिन एहतजाज का मकसद अपना हक हासिल करना ही होता है, और उसके लिए आपको अगर डायलॉग साथ साथ चले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा मेरे साहब, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट समंदर पार बरतानिया में हमने देखा, ख्वाजा आसिफ साहब की एक वो वीडियो आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी। डू यू थिंक कि वो एहतजाज का तरीकाकार किसी भी सियासी जमात के वर्कर के लिए जस्टिफाइड है कि आप थ्रेट ही कर दें बाकायदा कि स्टैबिंग हो सकती है यहाँ पे, बी केयरफुल? डू यू थिंक कि वो जस्टिफाइड है किसी भी तरह से? देखिए जी, मैंने तो इस पे मेरा एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है और रहा है, हमेशा रहा है और रहेगा, और वो ये है कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ। मेरी नजर में आप इतना आगे नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। हम सबको सीखने की जरूरत है। अगर आपने कोई बहस करनी है, डिस्कशन, हम भी तो बात कर रहे हैं ना, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, कुछ बातें आप मानेंगे, कुछ मैं आपकी मानूंगा, यही तरीकेकार होता है। आप किसी को थ्रेट करके, कानून को अपने हाथ में लेके आप किसी को ये कह के कि मैं आपको चाकू छुरी मारूंगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको मैं डिसोन करता हूं, बल्कि कंडेम करता हूं। तो इसको आप डोंट यू थिंक सो कि पार्टी को ऑफिशियली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली इसको डिसोन करना चाहिए? ये देखें, इसको आप पार्टी के साथ ना, ये तो एक पब्लिक की बात है, इसमें कोई पार्टी का स्टांस नहीं है। ये एक पब्लिक से, हमें सबको मिलके पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है, और ये बात शुरू होगी हम सियासतदानों से कि हम आपस में पहले गुफ्तगू को ठीक करें, जो बहुत हद तक होती जा रही है गुफ्तगू ठीक, लेकिन जब ऊपर से ठीक होना शुरू होगी तो पब्लिक भी फिर बेहतर करेगी। मैं हमेशा पब्लिक को यही सजेस्ट करता हूं कि आप तनकीद भी करें, आप किसी के खिलाफ नारे भी लगाएं, आप किसी को बिल्कुल आप किसी की बात ना माने अगर आपको पसंद नहीं किसी की सियासत, लेकिन आप जाती अटैक्स ना करें, आप किसी को थ्रेट ना करें, आप किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं, और जुबान के साथ भी जुल्म ना करें।
तो ये हमें ये पीटीआई इशू नहीं है। पता नहीं क्यों बाहर कोई ये कहता है कि ये पीटीआई को कहना चाहिए कि सब मैंने क्लेम नहीं किया, मैंने ये क्लेम नहीं किया कि वो आपका वर्कर है जिसने ये किया है। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीटीआई को भी बताना चाहिए कि यार ही इज नॉट आवर वर्कर, ये हमारे वर्कर की तरबियत नहीं है भाई, हम उनको नहीं कहते कि इस तरह की हरकत करो, एटलीस्ट क्लैरिटी के साथ सामने तो आना चाहिए ना। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जी हाँ, नहीं आप मुझे, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन लोग नॉर्मली पूछते इस तरह है जैसे कि पीटीआई का वर्कर कर रहा है। तो मैं यही कहता हूं उनको कि ये पीटीआई का इसमें इशू नहीं है, तो एक माशरे का इशू है और हमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से इसको बात करनी चाहिए। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपने बड़ी खूबसूरत और अच्छे तरीके से इसको बयान किया और यही होना चाहिए एटीट्यूड हर सियासी जमात का कि हम सियासत करें एक दूसरे। मकसद है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे लोग, हमारी औरतें, हमारे लोगों को जेलों में रखा हुआ है, उनके घरों में जाके तबाही फिर रही है, लेकिन हम फिर भी उसको कानून के जरिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा तो एटीट्यूड ये है, हम जाके कोई किसी को अपना रूल ऑफ लॉ को हटा के अपना खुद नहीं कर रहे जाके कि हम अपना जाके दूसरे को मारें या किसी को जुल्म करें किसी के ऊपर। हम अदालतों के पास अंदर जा रहे हैं और वहां अपनी बहस कर रहे हैं, हालांकि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो हमारा तो ये है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, तोशाखाना 1 नाब ने केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी है। डू यू थिंक कि ये भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर पीटीआई के ऊपर बढ़ाने के लिए इस तरह की राइट लेफ्ट की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो रही है? व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट? देखिए, ये बड़ा, ये एक तरह से एक्सेप्ट किया है हुकूमत ने और नैब ने कि ये जो केस था इमरान खान साहब के खिलाफ, ये बेबुनियाद केस था और इसमें जुल्म हुआ है उनके साथ। और ये जब आज बहस शुरू हुई और उसमें हमने बताया कि रात के 11 बजे अदालत ने फैसला किया कि वो जिरा नहीं करने देगी, अदालत से वकीलों को बाहर निकाल दिया जेल के अंदर से और कहा कि हम खुद सुबह फैसला कर देंगे और फैसला कर दिया। तो ये इतना बड़ा जुल्म जो है, इसके बाद ये मिस ट्रायल है। और उसके बाद जब मैंने ये बताया कि जो पूरा केस बनाया है इस हुकूमत ने और बड़ा उसके ऊपर बातें की हैं मिनिस्टर्स ने भी और महले जितने ओहदेदार आए नए इस हुकूमत में, उन्होंने ये कहा है कितना बड़ा केस है हमारे पास। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक अंडर वैल्यू कर लिया, एक ज्वेलरी सेट जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और वो बड़ी सस्ती खरीद ली और ये करोड़ रुपया, 100 करोड़ 200 करोड़ की ज्वेलरी थी। तो वो जब अदालत में आया तो हमने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ की ज्वेलरी थी, तो लेके आए किसी को। कोई भी ना मिला उनको जो ये कह सके कि ये ज्वेलरी 200-300 करोड़ की थी। अल्टीमेटली कौन मिला उनको एक स्पेयर पार्ट का एक जो टायर्स बेचता है और कार के स्पेयर पार्ट बेचता है, वो मिला। वो शख्स जिसने बीकॉम का एग्जाम फेल किया है 3 बार और वो उनका नाम है इमरान और वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और उन्होंने जाके तो एक कह दिया कि ये 300, 350, 400 करोड़ की ज्वेलरी थी और एक सफे पे सिर्फ लिख दिया। सारा केस जो था वो ये बनाया। तो जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये केस देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो वाकई ही केस नहीं बनता, इसको आप वापस भेज दें, इसका जो कन्विक्शन है उसको सेट असाइड कर दें, अपील आप मान लें। तो अदालत ने फिर मेरे से पूछा कि अब अगर वो कह रहे हैं कि आपकी अपील मानी जाए और ये कन्विक्शन जो है हम सेट असाइड कर दें, तो आप पूछ लें अपने इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर और अगले हफ्ते हम इसको फिर मजीद सुनेंगे। तो ये पोजीशन है। अब वो इतना बड़ा केस जो बनाया गया था, वो जब बड़ी मीडिया हाइप भी थी उस केस की, बहुत मीडिया हाइप थी उस केस की भी। थैंक यू बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, बैरिस्टर साहब, एक जो इंटेग्रल क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि जनाब 24 नवंबर को लेकर कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और उन्होंने भी सेकंड किया कि येस सेकंड थॉट थी, लोगों ने इसके ऊपर बात भी की कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, बट अब ये फाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने कह दिया हुआ कि दैट इज़ द फाइनल कॉल, 24 को एहतजाज होने जा रहा है। बहरहाल एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम हमारे लंदन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वाला एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट जो हुआ अभी रिसेंटली, उसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज अब हर्ड कि उसके ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया गया ख्वाजा साहब और PMLN की जानिब से, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट पेश आया है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एहतजाज आपका हक है, लेकिन एहतजाज की कुछ हदूद कयूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुहज़्ज़म मुआशरों के अंदर डिफाइंड हैं। एहतजाज कीजिए, आप बड़ा भला जो वर्बली आप कहते हैं फेयर एनफ, वो भी खैर एक तहजीब के दायरे से तो चीज़ बाहर चली जाती है, चले फिर भी कि आप एक्सट्रीम पे एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर था जो बड़ा अलार्मिंग था मेरे लिए, वो एक स्टैबिंग का या चाकू का जिक्र उन साहब ने किया जिन्होंने वीडियो बनाई ख्वाजा आसिफ साहब की। वो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था। सियासत नजरियात से इख्तलाफ होता है, कोई फिजिकल होना या अल्लाह माफ करे इस एक्सट्रीम पे चले जाने का नाम सियासत नहीं है। मेरे साथ तबरेज औरा साहब हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बरतानिया से, लंदन से। औरा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से सर? ठीक ठाक है? ये बेहतरीन। टाइम शॉर्ट है, जरा ब्रीफली मुझे बताइएगा ये वाकया पेश कहाँ पे आया ख्वाजा आसिफ साहब वाला? जी, ख्वाजा साहब से कल हमारी मुलाकात हुई थी, यहाँ पर प्रोग्राम था नून लीग का, और आज ख्वाजा साहब जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन भी गए हैं और ऑफिशियली उन्होंने जो शिकायत है वो दर्ज करवा दी है बरतानवी पुलिस को। तो ये वाकया सर 11 नवंबर के है। ख्वाजा साहब अपने एक अजीज के साथ लंदन से रेडिंग के लिए ट्रैवल कर रहे थे और एलिजाबेथ लाइन जो है वो नई शुरू की है ट्रेन, जो ईस्ट लंदन से लोग आते हैं वो उनको आसानी होती है रेडिंग जाने के लिए, इसी तरीके से हिथरो एयरपोर्ट जाने के लिए। तो उस ट्रेन में उनके साथ वाकया पेश आया। 3-4 लोग थे जो हमें बताया गया है ख्वाजा साहब की तरफ से कि वो फैमिली के लोग थे, और जब उन्होंने ख्वाजा साहब को देखा है तो उन्होंने नाज़ेबा और साहब आइडेंटिफाई किया गया उनको अभी तक उन साहब को? नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस जो है उसको भी रिपोर्ट कर दी है। अब वो सीसीटीवी कैमरे देखेंगे और उसमें वो पता चलाएंगे कि ये लोग कौन थे, किस स्टेशन से वो। और इस एक धमकी, मुझे ब्रीफली बताइएगा, इस एक धमकी के ऊपर उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है? जी देखें, चीज ये है कि अगर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि यहाँ पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो केस बनाती है। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर उनको ये लगा कि ये कत्ल की धमकी है और उसके बाद लाजमी पता है अटेम्प्ट टू द मर्डर, वो जो है वो उनके खिलाफ केस बनाएंगे। अब बरतानवी जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस है और उसके साथ जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, ये दोनों जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो लोग कौन थे, किस स्टेशन से। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। और सब लंदन से हमारे साथ थे। आई वांटेड टू टॉक इन द डेप्थ, मैं डिटेल में बात करना चाहता था लेकिन वक्त शॉर्ट था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।